Okay, we are now going to start with a new chapter, Basics of Capital Market, Chapter 1. है सबके बुक में चैप्टर दिया है? चलो, ओके, वेरी सिंपल चैप्टर. इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया है. जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग ऑलरेडी अलग अलग जगह पर देख चुके हैं. चलिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. सबसे पहले आइए, फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया. Every modern economy is based on a sound financial system which helps in production, capital and economic growth by encouraging saving habits, mobilizing saving from household and allocating savings into productive uses. ये देखिए क्या लिखा है, कह रहे सेविंग हैबिट्स को इनकरेज करना, सेविंग्स को मोबिलाइज करना और उसके बाद उसको प्रोडक्टिव यूजेस के लिए इन्वेस्ट करना. इसी को ही तो हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे. कैसे मार्केट में पैसा जाता है, किसका पैसा जाता है? हम लोगों का. हम लोग पहले सेव करते हैं, सेव करके उसको इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा कंपनीज अपने कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं. और इस पूरे सिस्टम को ही क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल सिस्टम. देखो, कह रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम कवर्स बोथ क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शन. क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शन समझ गए? जो कैश में हो रहे हैं वो भी कवर हो जाएंगे और जो लोन वगैरह के फॉर्म में है, क्रेडिट के फॉर्म में है, वो भी कवर हो जाएंगे. ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर डेल्ट विद बाय कैश पेमेंट और इशू ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एक्सेट्रा. Thus a financial system is a set of institutional arrangement through which financial surpluses are mobilized from the units generating surplus. Units generating surplus कौन हो गए? हम लोग सरप्लस जनरेट करते हैं, मोबिलाइज करते हैं और उसको किसको दे देते हैं? यूजर्स ऑफ कैपिटल को. यूजर्स ऑफ कैपिटल कौन हो गए? कंपनीज. ठीक है. अब इसमें ये तो इंट्रोडक्शन है. यहां पर आइए सीधे इस चार्ट में, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. देखिए, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं? 3 मेन चीजें हैं. सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट. किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में एक मार्केट होगा, फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स होंगे और फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे. फाइनेंशियल मार्केट तो समझ गए, एक मार्केट होनी चाहिए. पार्टिसिपेंट्स का मतलब जैसे इंटरमीडियरीज, मार्केट में पैसा लगाने के लिए हमें कौन चाहिए. एंड मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या हो गया? कहां पैसा लगाना चाहिए. तो हाँ, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा. सबसे पहले देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. किन किन चीजों में देखिए हम लोग पैसा लगाते हैं? शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स, वारंट, REIT इन्वेट सुना है कभी आपने? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. ठीक है, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नाम से समझ में आ रहा है ये कौन से सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं? रियल एस्टेट में और इंफ्रास्ट्रक्चर में. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सुना है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बेसिकली कहां पैसा लगा रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स में. हमने आपको बताया था एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आर आल्सो अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड. क्या फर्क होता था एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में और म्यूचुअल फंड में? ये बुक में दिया नहीं था लेकिन हमने आपको बताया था. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड म्यूचुअल फंड. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसकी तरह ट्रांजैक्ट होते हैं? शेयर्स की तरह. जैसे म्यूचुअल फंड में यूनिट्स की एनएवी पूरे दिन आती रहती है या दिन में एक बार आती है? एक बार. ठीक है. जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की जो एनएवी होती है वो पूरे दिन किसी भी वक्त चेंज होती रहती है और हमें जिस वक्त परचेज करना होता है उस टाइम की एनएवी के हिसाब से हम परचेज कर सकते हैं. नाम से समझो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये म्यूचुअल फंड होते हैं विच आर ट्रेडेड जस्ट लाइक अ स्टॉक. तो ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड होते हैं. फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब जिन जिन जगह पर पैसा लगाया जा सकता है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, आइडियाज, वारंट्स एक्सेट्रा. ठीक है. अब आइए फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे. देखिए कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं. इसमें कुछ के नाम आपने नहीं सुने, अभी हम लोग इसी चैप्टर में सुनेंगे, लेकिन नीचे वाले नाम देखिए आपने सुने होंगे. मर्चेंट बैंकर, ठीक है, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, अंडरराइटर, बैंकर टू एंड इशू, डिबेंचर ट्रस्टी. ये सब कौन होते थे? इंटरमीडियरीज. तो पार्टिसिपेंट्स का मतलब किसके थ्रू हम पैसा लगा रहे हैं. और फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 2 मार्केट्स होती हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट कौन सी मार्केट हुई? शॉर्ट टर्म मार्केट, जिसका इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है. और इसके इंस्ट्रूमेंट्स देखो कौन कौन से होते हैं? कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है.
ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट ऑन द अदर हैंड देखिए, अच्छा अगर कंपनी को पैसा रेज करना है, कंपनी को किसी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की जरूरत है, तो बताइए व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, कंपनी पैसा कैसे रेज कर सकती है, आईपीओ के थ्रू, पब्लिक इश्यू के थ्रू, और प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, प्राइवेट प्लेसमेंट से कर सकती है, और लोन, वेरी सिंपल, अगर हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरीज में देखें तो शेयर इशू कर सकती है या लोन ले सकती है, ठीक है। अगर शेयर इशू कर रही है तो वो सिक्योरिटीज मार्केट हो गई, ठीक है। लोन अगर वो ले रही है तो वो अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग, यू कैन से डेट कैपिटल फॉर्म कर लेगी। तो कंपनी को जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो या तो वो शेयर इशू करके लेती है या तो वो बोरोइंग्स के फॉर्म में लेती है। तो देखिए कैपिटल मार्केट पूरी हुई, कैपिटल रेज करने की मार्केट। कैपिटल दो तरह से रेज हो सकता है, या तो सिक्योरिटीज मार्केट या अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। एंड सिक्योरिटीज मार्केट मतलब शेयर लेने के दो तरीके हो गए। अब शेयर लेने के दो तरीके बताओ क्या हुए, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट से शेयर हम कैसे लेते हैं, जो नया शेयर होता है, पहली बार जो हमें शेयर लेना होता है वो हम किसके थ्रू लेते हैं, प्राइमरी मार्केट के थ्रू। एंड सेकेंडरी मार्केट अगर हमें शेयर लेना है ऑलरेडी यूज्ड शेयर, जो हम कहां से ले सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से। इसके अलावा जो हम लोन लेते हैं, बोरोइंग्स करते हैं, वो सब कहां कवर हो जाते हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग। अपने सब्जेक्ट का नाम बताइए जरा, सीएमएसएल को जरा इलैबोरेट करो, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। अब जरा सोचो इसका नाम ये क्यों रखा गया, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। पहली चीज, कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं हम, इसमें सिर्फ शेयर इशू के बारे में नहीं पढ़ रहे। जब हम कह रहे हैं हम लोग कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, इसका मतलब सिक्योरिटीज मार्केट भी पढ़ेंगे और अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग, किस किस तरह से पैसा रेज किया जाता है। कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे जो आपका पार्ट ए है, ठीक है। सिक्योरिटीज लॉ, सिक्योरिटीज लॉ मतलब शेयर्स वगैरह इशू करने के ऊपर जो जो लॉ लगते हैं, अब वो आपके वो सब हो गए, लिस्टेड कंपनी के एलओडीआर हो गया, आईसीडीआर हो गया, वो सारे लॉज जितने, जैसे म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस हो गए, ये आपका पार्ट बी हो जाता है। तो बेसिकली कैपिटल मार्केट का मतलब जिस भी तरह से हम कैपिटल रेज कर सकते हैं, शेयर के फॉर्म में भी कर सकते हैं और लोन्स के फॉर्म में भी। शेयर के फॉर्म में कर रहे हैं तो वो कौन सी मार्केट हुई, सिक्योरिटीज मार्केट। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज मार्केट में फर्क, ओके। सिक्योरिटीज में अब शेयर इशू करने के दो तरीके हो गए, या तो डायरेक्टली नया शेयर ले ले जो प्राइमरी मार्केट कंप्राइज करेगा, और या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ले जो कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लेंगे, दैट इज द सेकेंडरी मार्केट। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम में तीन चीजें बताइए क्या क्या हुई। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट, फिर फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स और फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो क्या हुआ, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर क्या हुआ, सिक्योरिटीज मार्केट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। और सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर क्या हुआ, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वही जो हमारे इंटरमीडियरी थे, ब्रोकर, अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर, इन सब के थ्रू हम पैसा लगाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पार्टिसिपेंट्स। एंड कहां पैसा लगाते हैं, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स, इन सब में पैसा लगाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स। ये चार्ट क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखिए उसी को इलैबोरेट करके इन्होंने दिया है, फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि 200 साल पहले क्या था, इतना पहले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी हिस्ट्री है, देखिए 1875 में पहली बार स्टॉक एक्सचेंज बना। यहां आ जाइए सीधे, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखिए क्या क्या फंक्शंस है फाइनेंशियल मार्केट के। इट फैसिलिटेट्स मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। पहले के टाइम पे लोगों की सेविंग्स होती थी, बताइए व्हाट वाज द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड, बैंक, ठीक है। पहले लोगों के पास सेविंग जमा करने का सिर्फ एक ही तरीका होता था, बैंक। बैंक में भी या तो सेविंग में जमा करा लीजिए या एफडी करा लीजिए, ठीक है। बिजनेस है तो करंट अकाउंट में लगा लीजिए। लेकिन अब क्या हो गया है, वी हैव मेनी अदर ऑप्शंस। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम वो पैसा कहां लगा सकते हैं, कैपिटल मार्केट में लगा सकते हैं, ओके। तो वही कह रहे हैं, इट फैसिलिटेट्स mobilization and channelization of savings into the most productive uses. Second, it helps in determining the prices of the security on the basis of their demand and supply. ये शेयर मार्केट में रोज शेयर का प्राइस चेंज क्यों होता है, या रोज छोड़ो हर समय चेंज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम लोग कहीं आज रिलायंस का शेयर 100 रुपए का है तो जरूरी नहीं है कल भी 100 ही रुपए पे होगा। दिस चेंजेस बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
कैसे? डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे कि कम होंगे? बट प्राइस और डिमांड का तो इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ा है हम लोग ने बचपन में। आई रिपीट, हमने क्या पूछा है? बचपन में इकोनॉमिक्स सुनी है? वहां एक डिमांड नाम का चैप्टर हुआ करता था, जिसमें आप लोगों ने बहुत थरोली पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशनशिप होता है। सबने पढ़ा है इनवर्स। बट अभी आपने मेरे से बोला कि अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। फिर क्या हुआ? या तो इकोनॉमिक्स गलत थी, है ना, या तो ये सिस्टम गलत है। वैसे तो नॉर्मल भी हम लोगों ने देखा है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक नया नोटिफिकेशन आ गया कि पूरे देश में जितना भी काम है, जितना भी लीगल काम है, वो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जैसा आप हर जगह देखते हैं ना, सीए और सीएस और सीएमए, है ना, सब हटा दिया और सिर्फ एक बचा है, कंपनी सेक्रेटरी। जब तक सीएस के साइन नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता। तो बताइए आपका पैकेज बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? डिमांड बढ़ेगी, है ना। फिर इनवर्स रिलेशनशिप कहां हुआ? एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है इसमें? आपको याद आया? हाँ, उसके बाद एक टॉपिक दिया था एक्सेप्शंस का। क्या एक्सेप्शन क्या है इसमें? हाँ, बहुत सारे होते हैं। हमारे वाले एग्जाम्पल में कौन सा फिट हो रहा है बताओ? हमने सिंपली पूछा, अगर रिलायंस कंपनी के सिर्फ आउट ऑफ द वे जाके कुछ पूछ रहे हैं ताकि थोड़ा आपको, है ना, जगह थोड़ा सा टॉपिक में आए। हमने आपसे सिंपली पूछा, अगर रिलायंस कंपनी की डिमांड बहुत बढ़ गई तो शेयर के प्राइसेस क्या होंगे? आपने कहा बढ़ जाएंगे। आप ही ने आंसर दिया, ठीक है। ये किस एक्सेप्शन में लाई कर रहा है? रिलायंस का शेयर गिफ एंड गुड हुआ। अंबानी को ना बता देना। बताओ, गिफ एंड गुड्स वगैरह एक्सेप्शंस आपने पढ़े थे, आप बताओ तो हमें याद दिला दे। बट गिफ एंड गुड्स वो इंफीरियर क्वालिटी गुड्स, यहाँ तो हम रिलायंस कंपनी के शेयर की बात कर रहे हैं, नॉट एट ऑल गिफ एंड गुड्स। देन ये समझ आ रहा है पूछ क्या रहे कि 5 मिनट बाद ये नहीं समझ में आ रहा दिक्कत क्या हो गई। एक तरफ आप बोलते हो प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है, इनफैक्ट आप क्या बोलते हो, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जबकि ऑन द अदर हैंड फेस्टिवल के टाइम पे जब लोग फास्ट फास्ट रखते हैं तो बताओ फ्रूट्स महंगे होते हैं कि सस्ते? क्यों? ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ कि इनवर्स? फिर कैसी उल्टी उल्टी बात कर रहे हो? कभी कहते हो इनवर्स, कभी कहते हो डायरेक्ट। एनी आंसर? जैसे हाँ, कुछ भी कह लो। इसीलिए तो भाई बात तो वही हुई। प्राइस तो रिलेशनशिप क्या हुआ? डायरेक्ट ना, किसी भी रीजन से आप बढ़ रहा हो, रिलेशनशिप क्या हुआ? डायरेक्ट। बट मेरा क्वेश्चन ये, लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अच्छा, किसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है? हाँ, ईटी में तो पढ़ी होगी। ईटी में डिमांड था ना? देखो कितनी प्राउडली इन्होंने हाथ उठाया था, और जैसे ही कुछ बच्चों ने ईटी बोला तो धीरे धीरे उनका हाथ डाउन हो गया कि हाँ बात तो सही पड़ी तो थी। ओके, एनी आंसर? हारी मानो फिर बताएं। हाँ हाँ, ये भी एक एक्सेप्शन था। हाँ, फिर बट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की हम तो आज ही की बात कर रहे हैं। आज रिलायंस का प्राइस बढ़ गया, आज डिमांड बढ़ गई। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब पता है क्या होता था? मान लो पेट्रोल के प्राइस कल से बढ़ने वाले हैं तो आज भीड़ लग जाती थी। दैट वाज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। हारी मानो। हाँ बेटा, अदर थिंग्स बीइंग तो कांस्टेंट रखते थे। सप्लाई तो प्रोडक्शन के एंड पर हो गया। सारे एक्सेप्शन ले आओ अब तुम लोग एक एक करके। सी कुछ नहीं है, एक्सेप्शन का इसमें मतलब ही नहीं है। इट्स द ओनली थिंग जब आप, हाँ बोल लो कौन बचा, बोलो बोलो। क्या? टैक्स रेट, एब्सोल्यूट गुड्स, ये क्या था? ये तो नहीं पढ़ा हमने बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं। सी आई टेल यू, जब आप रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड का देखते हो तो वो इनवर्स होता है, लेकिन जब आप डिमांड और प्राइस का देखोगे तो वो डायरेक्ट होता है। लॉ ऑफ डिमांड बात करता है प्राइस में चेंज करोगे तो डिमांड में क्या इंपैक्ट आएगा।
दैट इज अ रिलेशनशिप जब हम प्राइस की वजह से डिमांड में इंपैक्ट देखते हैं, वहां इन्वर्स होता है। और जब हम डिमांड और प्राइस का रिलेशन देख रहे हैं, हमने आपसे क्या कहा, रिलायंस की डिमांड बढ़ गई है, तो बताओ प्राइस में क्या हुआ, यहां लॉ ऑफ डिमांड लगेगा ही नहीं। आपको समझ में आ रहा है रिलेशन क्या हो रहा है, प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होना या डिमांड की वजह से प्राइस चेंज होना, इन्वर्स होता है बिल्कुल। अगर आप प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज देख रहे हो तो वो लॉ ऑफ डिमांड होता है जो कहता है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन अगर आप डिमांड की तरफ से प्राइस में चेंज देखोगे तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, जिस चीज की डिमांड इंक्रीज होगी उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड किसके बीच में रिलेशनशिप देखता है, प्राइस एंड डिमांड के बीच में, डिमांड और प्राइस के बीच में नहीं देखता। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहे थे, ठीक है। हाँ, ये देखिए कह रहे इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस चेंज होते हैं और फाइनेंशियल मार्केट की वजह से ही हम एनालिसिस कर पाते हैं कि कौन सा शेयर आज कितने रुपए का बिकेगा। कैन यू टेल मी फाइनेंशियल मार्केट लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड कराती है? फाइनेंशियल मार्केट से, हाँ, कैश में कन्वर्ट हो सकता है, बिक सकता है। बिक कोई चीज तभी सकती है जो वो मार्केट में हो। फाइनेंशियल मार्केट की वजह से हमारे शेयर्स बेचे जा सकते हैं, लाइक स्टॉक एक्सचेंज। सोच के देखो, अगर शेयर आप बेच नहीं सकते होते तो इसका मतलब पता है क्या होता, आज हमने रिलायंस के शेयर खरीद लिया, अब हम लिए हुए हैं उसे, चाहे प्राइस कम हो जाए ज्यादा हो जाए, मार्केट नहीं है अगर, इसका मतलब आई कैन नॉट सेल द शेयर। हम कभी भी सेल कर सकते हैं, लिक्विडिटी मिल सकती है, ये किस वजह से मिल सकती है, ओनली बिकॉज देयर इज फाइनेंशियल मार्केट एंड इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ एसेट्स विदाउट फिजिकल डिलीवरी। ये क्या है, इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ एसेट्स विदाउट फिजिकल डिलीवरी। हाँ, कह रहे फिजिकल डिलीवरी की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी शेयर्स जो है वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। अब आइए, हमारी फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, किसमें किसमें, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। वही मार्क कर लेते हैं। मनी मार्केट इज अ सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर borrowing and lending of short term funds take place. The maturity of money market देखो क्या है, ranges from 1 day to 1 year। कह रहे हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मेच्योरिटी एक दिन की होती है। बताओ किसके होते होंगे वो इंस्ट्रूमेंट्स, एक दिन की मेच्योरिटी किसके होते होंगे, गवर्नमेंट। एक दिन के लिए पैसा गवर्नमेंट को ही चाहिए हो सकता है, ओवरनाइट फंड्स कहते हैं जिनको हम लोग, ओके, कि आज हमने इशू किया कल रिडीम हो जाएगा। जबकि जो कंपनीज हैं, कंपनी को एक दिन के लिए पैसा चाहिए होता है, नो, लॉन्ग टर्म। इसलिए कंपनी के ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, कैपिटल मार्केट। ओके, सो इनकी जो मेच्योरिटी होती है वो 1 डे से 1 ईयर रेंज कर सकती है। इन इंडिया दिस मार्केट इज रेगुलेटेड बाय बोथ आरबीआई एंड सेबी। इसके ऊपर आरबीआई भी लगता है और सेबी भी लगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की एक लाइन मार्क कर लीजिए। इट परफॉर्म्स द क्रूशियल रोल ऑफ प्रोवाइडिंग एन इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म टू इवन आउट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सरप्लसेस एंड डेफिसिट एंड देयरफॉर फैसिलिटेट्स कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ एन इकोनॉमी। बताओ क्या थी मॉनेटरी पॉलिसी? सबने पढ़ी है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या क्या था? व्हाट वाज मॉनेटरी पॉलिसी? दो पॉलिसी है हमारे देश में, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या थी, कैसे? वही इंस्ट्रूमेंट्स आपके फेवरेट कौन से थे? हाँ वही वाले, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है, ये सब सुना है। यही सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू आरबीआई लिक्विडिटी को मैनेज करती है, उस पॉलिसी को क्या कहा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी क्या होती थी? टैक्सेशन पॉलिसीज, ठीक है, गवर्नमेंट करती है, जो गवर्नमेंट जो करती है टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स लगा के जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वो फिस्कल पॉलिसी होती है। और इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आरबीआई जो कंट्रोल करने की कोशिश करती है वो कौन सी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक दिन डिस्कस किया था। बताओ क्या होता था ओपन मार्केट ऑपरेशन में? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना बेचना, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते थे। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही कौन सी मार्केट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इसीलिए कह रहे हैं मनी मार्केट जो है वो हेल्प करता है किस चीज में, मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने में। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट आओ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम that is concerned with industrial securities market
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। तो जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, कैपिटल मार्केट में। एक लाइन लिखी है, मार्क करिए, दिस मार्केट इज ऑल्सो रेफर टू एज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। कैन यू टेल मी बैरोमीटर क्या होता है? जिससे फीवर नापते हैं? नहीं, अच्छा वो क्या होता है? तो बैरोमीटर से क्या सुना है सबने? बैरोमीटर फिजिक्स में सुना होगा कहीं, क्या करते हैं? हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी इकोनॉमी का बैरोमीटर जो होता है वो क्या होती है, कैपिटल मार्केट। इकोनॉमी अच्छी जा रही है कि नहीं जा रही है ये हमको कहां से पता चलता है? कैपिटल मार्केट से। ओके, नेक्स्ट आइए, नीड फॉर कैपिटल मार्केट, इसमें रीड लिख लो, एनी 5 पॉइंट्स कर लेना। वही सारे जो फंक्शंस थे वही इसके पॉइंट्स हैं। फंक्शन वाले में अब आ जाइए, देखो फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल मार्केट आर। किसी को टफ तो नहीं लग रहा है चैप्टर? कहीं कुछ लग रहा हो तो बता दीजिएगा, बहुत सिंपल है, तो थोड़ा सा स्पीड हमने बढ़ा के रखी है, ठीक है? आप बोलेंगे तो हम और धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़ा देंगे। है रिक्वायरमेंट पक्का? आप बोलोगे तो हम वो 5 सेकेंड में 14 वर्ड से भी कम में कर सकते हैं। ओके, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल मार्केट आर टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट, to facilitate buying and selling of security, to facilitate the process of price discovery। बताओ ये क्या हुआ? अभी पढ़ा था, प्राइस डिस्कवरी, डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस डिस्कवरी का मतलब ही यही हुआ, कोई भी शेयर कितने का है, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? डिमांड एंड सप्लाई से। टू फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अकॉर्डेंस विद प्री डिटरमाइंड टाइम शेड्यूल्स। अब देखो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, डिफरेंसेस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट दिए, एक बार पढ़ के देखो, बताइए किसमें डाउट है? डिफरेंसेस पढ़िए। हाँ बेटा, हाँ है नहीं, चार्ट नहीं दिया है? पहले ढूंढ लो आराम से। किसकी किसी बुक में है? अच्छा, अगर किसी ने गलती से कह दिया है फिर उसको धमकी कहाँ है, दिखाओ पहले हमें, कहाँ? डराओ नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी का है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट नहीं है, ठीक है? देखो वैसे तो जो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का पैराग्राफ है उसी से डिफरेंसेस उठाए हैं, और ये देखो कि इन्होंने नहीं, मैंने आपको बताया था मेरे पास अमेंडेड बुक है जो लेटेस्ट है, तो ये उन्होंने एडिशनल कर दिया है, पहले आपको बना के लिखने पड़ते थे, अब उन्होंने डिफरेंसेस दे दिए हैं, तो अगर आप चाहो ना तो इसको नोट कर लेना, ठीक है? अदरवाइज पहले मतलब बना के लिखते थे बच्चे, अब उन्होंने मेंशन कर दिया है। सर कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये समझ में आ रहा है? बस उसी को ही क्लैरिफाई करा है, पढ़ के इसमें पढ़ लीजिए, कोई डिफरेंस डाउट हो रहा हो तो पूछ लीजिए। डन, ये लो, इंस्टीट्यूट ने सोचा इतनी हेल्प करते शायद अब पास हो जाए। डन, एनी डाउट, एनी पॉइंट? मनी मार्केट में रिटर्न लो क्यों है? शॉर्ट टर्म होगा तो रिटर्न कम होगा। सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी ज्यादातर, ठीक है? शॉर्ट टर्म में ज्यादातर सिक्योरिटीज कौन सी होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ होंगी कि अनसेफ होंगी? सेफ। और जितना सेफ हमारे सिक्योरिटीज, कैपिटल मार्केट का रूल क्या है? द मोर द रिस्क द मोर द रिटर्न। रिस्क जितना होगा रिटर्न उतना ज्यादा होगा। ओके ओके, सिक्योरिटीज मार्केट में आ जाओ। सिक्योरिटीज मार्केट इज अ प्लेस वेयर कंपनी कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग सिक्योरिटी। देखिए अब एक डिफरेंस समझना, हम लोग जब भी बात करते हैं सिक्योरिटीज की तो आप उसका मतलब शेयर समझते हैं, जबकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटीज एंड शेयर, ठीक है? अभी तक हम लोग पैरेलली यूज करते थे। सिक्योरिटी एक वाइडर टर्म है, सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं विच इंक्लूड्स शेयर, ठीक है? तो देखिए लिखा है, इट कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग सिक्योरिटीज सच एज इक्विटी शेयर। इसका मतलब इक्विटी शेयर इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, इवन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी सिक्योरिटी मानी जाती है। समझ में आया? अब सोचो नाम क्या है सब्जेक्ट का? सिक्योरिटीज लॉ।
सिक्योरिटी लॉ का मतलब शेयर वाले लॉ नहीं है, सिर्फ जितने भी तरीके की सिक्योरिटीज हैं उन सबके ऊपर जो लॉ लग रहा है। दैट इज वाई आपने म्यूचुअल फंड चैप्टर पढ़ा। समझ में आई बात? तो सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है जिसमें शेयर्स भी आते हैं। तो शेयर, डेट सिक्योरिटी, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड टू द इन्वेस्टर and also is a place where investor can buy or sell various security. It is therefore a market where financial instruments are commonly and readily available for transfer by means of sale. अब functions of securities market में आना, इसमें आ जाओ सीधे टेकअवेज में। पढ़िए 4 पॉइंट्स। सेम पॉइंट, ठीक है? एनी डाउट? चले आगे। ओके, अब आ जाओ प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट दो पार्ट में डिवाइडेड है, किसमें किसमें? प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। बताओ बैरोमीटर किसको बोलते थे? मनी मार्केट को कि कैपिटल मार्केट को? कैपिटल मार्केट को पक्का कि मनी मार्केट को? अभी तो पीछे पढ़ा था, मनी मार्केट में लिखा था, कैपिटल में लिखा था, पक्का? अच्छा ठीक है। प्राइमरी मार्केट देखिए, प्राइमरी मार्केट डील्स विद इशू ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर such as equity share, preference shares, debt instrument. Next paragraph में लिखा है this market is of great significance for economy of a country as it is through this market that funds flow for productive purposes from investors to entrepreneur. बताइए कंपनी के पास पैसा कब पहुंचता होगा? प्राइमरी मार्केट के थ्रू कि सेकेंडरी मार्केट के थ्रू? प्राइमरी मार्केट में अगर शेयर इशू हुआ है तो पैसा किसके पास पहुंचता है? कंपनी के पास। लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद रहे हो तो क्या वो पैसा कंपनी में पहुंचता है? नो। अगर हम आपसे कहें कंपनी की कैपिटल कब बढ़ती है? प्राइमरी मार्केट में, ठीक है? सेकेंडरी मार्केट से कंपनी की कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ बायर और सेलर के बीच का ट्रांजैक्शन होता है। जबकि प्राइमरी मार्केट में हम शेयर खरीद रहे हैं किससे? कंपनी से। तो पैसा कहां जाएगा? कंपनी के पास, ठीक है? The strength of the economy of a country is gauged by the activities of stock exchange. इस लाइन का मतलब बताइए क्या हुआ? अंडरलाइन करना। प्राइमरी मार्केट क्रिएट्स एंड ऑफर्स द मर्केंडाइज फॉर द सेकेंडरी मार्केट। समझ आया? प्राइमरी मार्केट क्रिएट्स मर्केंडाइज फॉर सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का सामान आ कहां से रहा है? प्राइमरी। सेकेंडरी मार्केट का सामान क्या है? शेयर। और ये शेयर आ कहां से रहे हैं? प्राइमरी मार्केट। क्या हम ये कह सकते हैं जब तक प्राइमरी मार्केट नहीं होगी सेकेंडरी मार्केट नहीं हो सकती? क्या ऐसा हो सकता है कंपनी ने शेयर इशू नहीं करे लेकिन मार्केट में बिक रहे हैं? इज दिस पॉसिबल? नो। कह रहे सेकेंडरी मार्केट के होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? प्राइमरी मार्केट। ओके, नेक्स्ट आओ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट और द स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट फॉर trading and settlement of security that have already been issued. The investors holding security sell securities through brokers. सेकेंडरी मार्केट का इंटरमीडियरी बताओ और प्राइमरी मार्केट का इंटरमीडियरी बताओ। सेकेंडरी मार्केट का इंटरमीडियरी ब्रोकर्स, प्राइमरी मार्केट का इंटरमीडियरी मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, ठीक है? ये सब कौन थे? हाँ, आरटीए, ये सब कौन थे? प्राइमरी मार्केट के इंटरमीडियरी। ओके, डिफरेंसेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट रीड कर लेंगे और रीड नहीं करेंगे तो बना के लिख लेंगे, पक्का? देखिए इन्होंने जितने बनाए आई थिंक आप इससे 2-4 ज्यादा ही बना लेंगे, हो जाएगा, ठीक है? नीड फॉर रेगुलेटर्स। अब आ जाइए, कह रहे मार्केट तो समझ में आ गई, ठीक है? एक बार फिर से वो वाला चार्ट बताइए। 3 मेन चीजें होती थी फाइनेंशियल सिस्टम में। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट, फिर फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, फिर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है? मार्केट में 2 तरीके की मार्केट होती थी, कौन कौन सी? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट कौन सी होती थी? शॉर्ट टर्म। कैपिटल मार्केट कौन सी होती थी? लॉन्ग टर्म। कैपिटल मार्केट 2 तरीके की होती थी, सिक्योरिटीज मार्केट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। सिक्योरिटीज मार्केट 2 तरीके की होती थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है? फिर फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन होते थे? सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट वाला चैप्टर, ठीक है, इन शॉर्ट। एंड इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते थे? शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। ओके,
अब कह रहे हैं इतनी बड़ी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कोई चाहिए, बताओ किसकी जरूरत पड़ी होगी रेगुलेट करने के लिए? सेबी। सेबी का ओरिजिन कहां से हुआ आपको पता है? इनके बारे में सुना है आपने? बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। हर्षद मेहता के स्कैम के बारे में सुना है? किसने किसने देखी थी सीरीज? सीरीज बोल रहे हैं, स्कैम 1992 वाली देखी है? नहीं देखी? अरे काम की पिक्चरें देखनी बहुत जरूरी है। सी कुछ पिक्चरें ऐसी हैं जो अब आपके मतलब की हैं, क्योंकि अब आप लॉ पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी सीरीज ये पता है हर्षद मेहता का एक स्कैम हुआ था। हर्षद मेहता का स्कैम इनकी हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम था। और आपको पता है हर्षद मेहता स्कैम की वजह से सेबी आया है। सेबी वाज नोवेयर इनटू पिक्चर, सेबी नाम का कुछ नहीं था। जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ तब ये सोचा कि भैया इतना स्कैम भी हो सकता है शेयर मार्केट में, एक ऐसी बॉडी की जरूरत है, एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरत है जो ये देखे कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। और ये सोच के 1992 में सेबी को बनाया गया था, सेबी को इनकॉर्पोरेट किया गया। आज लोग ज्यादातर बैंक से हटके क्यों शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं? जैसे आज भी आप किसी बहुत पुराने पर्सन से, पुराने मतलब जो ओल्ड थिंकिंग वाले ट्रेडिशनल लोग हैं, उनसे कहिए तो कहेंगे नहीं भैया हम स्टॉक मार्केट में हमें भरोसा नहीं, हम तो बैंक में पैसा लगाते हैं। हाँ वो कहते हैं अरे भैया ये सट्टेबाजी हम नहीं करते, ठीक है, वो डूब भी जाता है पैसा, क्योंकि उनको भरोसा नहीं, उनको आज भी लगता है हमने पैसा लगाया और कंपनी भाग गई तो। एंड एक्चुअली दैट इज ट्रू ऑल्सो, हम लोगों ने कई बार देखा हुआ है, ठीक है, कि कंपनी में हम लोग पैसा लगाते हैं, कंपनी भाग जाती है। लेकिन फिर भी अब पहले के कंपैरिजन में लोगों का कॉन्फिडेंस और फेथ बढ़ा है, तभी तो अब लोग बैंक्स में कम पैसा लगा रहे हैं और इस मार्केट में ज्यादा लगा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? कि अब ऐसा फ्रॉड होने के चांसेस कम है। क्यों कम है? सेबी, क्योंकि सबके ऊपर नजर कौन रखा है? सेबी। तो हर्षद मेहता का बहुत बड़ा स्कैम था। ये सीरीज जब आप देखेंगे, इसकी मूवी भी बनी, वेब सीरीज बनी, जब आप देखेंगे तो एक बार में समझ में नहीं आएगी। ये इसकी खास बात ये है, स्पेशली वो पोर्शन जहां उसने गैम्बलिंग करी, जहां उसने स्कैम किया, तो वो आपको रिवाइंड कर करके थोड़ी देखनी पड़ेगी। जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो थोड़ा थोड़ा आप रिलेट कर पाएंगे कि वो क्या हो रहा है उसमें, ठीक है? तो देखिएगा जरूर, क्योंकि आपके मतलब की है। अब कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ कुछ सीरीज हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना, बोल देना घर पे होमवर्क मिला है, ये सीरीज देखनी है, ठीक है? जैसे आपको याद है अभी जिस दिन हम आपको मेट्रोलॉजी पढ़ा रहे थे, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि वो जो स्मॉल अमाउंट होते हैं जिसको राउंड ऑफ कर देते हैं, जिसका हम लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, वी वर डिस्कसिंग दैट थिंग। एंड अभी 2-3 दिन पहले आई सॉ कि उस पर मूवी आई है, सीरीज आई, सीरीज नहीं मूवी है, हिसाब बराबर, देखा है किसी ने? जरूर देखना सब लोग। उसमें उन्होंने बताया कि जो हाँ बैंक का जो इंटरेस्ट होता है, हैव यू एवर कैलकुलेटेड, जैसे मान लो सेविंग बैंक में तुम्हारे 10,000 रुपए पड़े, उस 10,000 पे बैंक तुम्हें ब्याज देती है, ठीक है? अब अगर हम आपसे पूछे कितने रेट पे देती है, तो आप तुरंत बता दोगे 4% पे देती है। बट हैव यू एवर क्रॉस टैलीड, आपके बैंक अकाउंट में आपने देखा कि 15 रुपए ब्याज आया, कभी आपने कैलकुलेट करके देखा कि कैसे बना 15 रुपए? अब कहेंगे यही समय बचा हमारे पास। दैट इज द थिंग, हम कभी कैलकुलेट नहीं करते। कैलकुलेट होता कैसे ये आपको पता है, बचपन में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सबने पढ़ा है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम, यही होता है। कभी कैलकुलेट करके देखो, कि कभी कोई नहीं ध्यान देता कि वो कैलकुलेट होके जो 15 रुपए 20 रुपए का ब्याज आ रहा है, वो एक्चुअली में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उस मूवी में उन्होंने यही दिखाया है कि दे डू नॉट कैलकुलेट, नोबडी कैलकुलेट्स, ठीक है? और एक छोटा सा अमाउंट, मतलब जो मेन पर्सन होता है, उसने पकड़ा कि हमारे अकाउंट में 27 रुपए कम है, वेयर इज द 27 रुपए? तो उसने उस पर क्वेश्चन उठा दिया, और फिर उसने नोटिस किया कि उसके बैंक, उस बैंक के जितने भी कस्टमर्स थे, सबके इंटरेस्ट में कुछ एक दिन का उसने ऊपर नीचे किया, जिसकी वजह से आप देखना तो आप ज्यादा समझोगे, जिसकी वजह से कुछ 2000 करोड़ का वो जो ओनर होता है वो कमा रहा है। एंड दैट इज अनअकाउंटेबल मनी, क्योंकि उस पर कोई टैक्स थोड़ी है, कौन दे रहा है? क्योंकि वो कैलकुलेशन में ही नहीं आया वो फिगर। एंड द थिंग इज दैट जो ओनर है वो 2000 करोड़ फ्री के कमा रहा है, और वो कह रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों को पड़ी नहीं है, उनको पता ही नहीं है, दे नेवर टेक अ थिंग कि हम लोग कैलकुलेट कर ले। दैट इज दैट मूवी बेस्ड अपॉन, तो उसमें उसने पूरी कैलकुलेशन बताई है, तो वो जरूर देखिएगा। 2 होमवर्क दे दिए हमने आपको, ये होमवर्क अच्छे है ना? तो एक स्कैम वाली देखना, एक वो देखना, एक स्टैंप घोटाला पे भी आई थी मूवी, देखी है किसी ने? मॉड्यूल 1 में एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं स्टैंप एक्ट, JIGL में, उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा स्टैंप घोटाला हुआ था, ठीक है?
जिसने हर्षद मेहता वाला बनाई है सीरीज, उसी ने बनाई थी, अभी नाम नहीं है मेरे को याद आ रहा, आप डालना गूगल में आपको मिल जाएगी। उसमें पूरा दिखाया गया स्टैंप का घोटाला, स्टैंप समझते हो ना, स्टैंप पेपर, उसका घोटाला हुआ था बहुत बड़ा। उसने नकली स्टैंप पेपर बनाए थे, क्योंकि सी द बेसिक थिंग इज दैट अगर आप नकली नोट किसी को देते हो तो वो पकड़ में आ जाता है, ठीक है। हमारे इंडियंस की एक फिलॉसफी क्या है, अगर हमने आपको एक बड़ा नोट दिया, जैसे 500 का दिया, ठीक है, तो आप उसको चेक जरूर करोगे, भले ही आपको देखना आता हो ना आता हो। हाँ ठीक है, तो हमने अगर आपने हमको 500 का दिया तो हम ऐसे कुछ करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है जो देख रहा है उसको आता हो, लेकिन सामने वाले को समझ में आ गया, चेक करा जाता है ना, दिस इज द थिंग, ओके। तो नोट सब चेक करते हैं, बट स्टैम्प पेपर कोई नहीं चेक करता। आप सोचो, स्टैम्प पेपर देखा है सबने, ऊपर ऐसे नोट बना होता है, आप मार्केट गए, आपने स्टैम्प पेपर खरीद लिया, अब आपने चेक किया कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। तो जो भाई साहब थे जिन्होंने घोटाला किया था स्टैम्प का, उसने वही किया, उसने नकली स्टैम्प पेपर बनाने शुरू किए और नकली स्टैम्प पेपर बेचने शुरू करे। तो अल्टीमेटली स्टैम्प का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक ट्रांजैक्शन पे लेट से 1000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगती है, ठीक है, परसेंटेज होता है 10% लगा, तो 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन है तो 1 करोड़ पे 10% हुआ, तो मान लो 1000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी हुई, तो स्टैम्प पेपर खरीदने का मतलब ये होता है कि 1000 रुपए का टैक्स है जो तुमने किसके पास जमा करवाया, सरकार के पास। अब सोचो उसने घोटाला क्या किया, उसने नकली स्टैम्प पेपर बनाने शुरू करे और बेचने शुरू करे, मतलब वो पैसा जो सरकार के पास जाना चाहिए वो सरकार के पास ना जाके उसके पास आ रहा था, ठीक है, और इसकी कोई पकड़ नहीं थी। कौन चेक करता है कि स्टैम्प पेपर असली है कि नकली है, ठीक है। तो वो ऐसे करता गया, बाद में सरकार को रियलाइज हुआ कि ट्रांजैक्शन तो इतने हो रहे, हमारा खजाना नहीं आ रहा, तब जाके वो पकड़ा गया। एंड लास्ट में आपको पता है जब वो पर्सन पकड़ा गया, रियलिटी है, जब वो पकड़ा गया ना तो ही वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने अपनी 7 पुश्तों के लिए इतना इंतजाम कर दिया है, भाई फांसी तो दे नहीं देंगे, मर्डर करने का ऑफेंस थोड़ी है कि उसको फांसी दे देंगे, कुछ ना कुछ साल बाद छोड़ ही देंगे उसको, लेकिन वो कह रहे हैं इतना पैसा इकट्ठा हो गया हमारे पास, 7 पुश्ते हमारी आराम करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, पकड़ के लिए चलो। सो दिस इज हाउ द स्कैम्स गो। तो हमें तो लगता है स्कैम्स जितनी सीरीज आती है उससे उल्टा लोगों को सीखने को मिलता है कि अरे हाँ ये भी किया जा सकता है। तो ऐसी ये सब चीजें ना आप जरूर देखो, आजकल जो स्पेशली सीरीज आ रही है लॉ पे बेस्ड बहुत आ रही है, आपने देखा आर्टिकल 372 ऐसे लॉ की सेक्शंस पे बहुत आ रही है, ये सब जरूर देखिए। जॉली एलएलबी तो देखी होगी सबने, कॉमेडी वाली देख लेते हो है ना, 1 और 2 दोनों देखी है, किसने नहीं देखी जॉली एलएलबी, नहीं देखी, अरे देखो तुम्हारे 4 होमवर्क हो गए ठीक है, 1 और 2 दोनों है, जब आप वो देखोगे ना तो आप को रिलेट करोगे कि हाँ हाँ ये प्रोसेस तो हमने पढ़ा हुआ है, वही लीगल टर्म्स उसमें यूज होते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज से किताब बंद और पिक्चरें देखना शुरू, है ना, होमवर्क मिला है, बट कुछ ये सब देखनी। हर्षद मेहता जरूर देखना, जब तक हम लोग सीएमएसएल पढ़ रहे हैं, एक काम करो ना 25 फरवरी के पहले देख डालो, उसके बाद तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना, तब तक देख डालिए हर्षद मेहता। सो ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है हर्षद मेहता केस के पहले कोई रेगुलेटर नहीं था। It was also this time when the Indian financial market witnessed one of the biggest scam of the century, the Harshad Mehta scam, or otherwise called as the scam 1992. The Indian stock market gradually crashed when the information came out. और as a measure, इस चीज को ठीक करने के लिए the government sensed an urgent need to regulate the smooth and systematic functioning of the exchange and thus resulting in formation of SEBI. कह रहे इसको ध्यान में रखते हुए सेबी को बनाया गया। सेबी के आने के बाद स्कैम्स कम तो हुए हैं, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं फ्रॉड खत्म हो गए? क्योंकि जितने लॉ बनते हैं उससे ज्यादा लॉ का उपाय ढूंढने वाले निकल आते हैं। एग्जैक्टली हम अब ये भी तो देखो कितनी चीजें ऐसी हैं जो आपको तब पता चली जब कोर्स में थी, और वो ना होती तो वो भी ना पता चलती। सो आधे से ज्यादा हमारी कंट्री में जो लोग हैं दे आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉज, पता ही नहीं होता है। जैसे सबसे कॉमन स्टॉक मार्केट में जो सबसे कॉमन चीज है दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग, जो सबसे कॉमन है। कोई शेयर जो मार्केट में बिक रहे वो बिना इनसाइडर ट्रेडिंग के बिक ही नहीं रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? और आपको पता है आपका चैप्टर है इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग, तो जब इनसाइडर ट्रेडिंग पढ़ाते हैं ना तो बच्चों को सबसे ज्यादा मजा पता है क्या आ जाती है कि उनको ये समझ में आता है कि सीएस इज एन इनसाइडर, उनको इसमें मजा आ जाती है। बच्चे बोलते हैं कि हमें इतनी तो हम सैलरी नहीं मिलेगी जितना इनसाइडर ट्रेडिंग से कमा ले जाएंगे, प्रोवाइडेड पकड़े ना जाए ऑब्वियसली, ठीक है। बट सीएस इनसाइडर होता है, सब बहुत बड़ा इनसाइडर है सीएस भाई, मीटिंग हाँ
बोर्ड मीटिंग आप ही ऑर्गेनाइज करोगे, एजेंडा वगैरह सब तो आप भी डिसाइड करते हो। आपको तो सबसे पहले सोचो, अगर कोई कंपनी मर्जर अमैलगमेशन के लिए सोचती भी है तो वो सबसे पहले डिस्कस सीएस से करती है कि भाई लीगल इंप्लीकेशंस बताओ क्या होगा। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप कह रहे हैं अच्छा मर्जर करने जा रहे हो, बस फिर आपने अपने दोस्त से कह दिया, एक दोस्त आपने इसीलिए रख रखा है, ठीक है, आपने उससे कह दिया कि मार्केट में जितने हैं खरीद लो, ठीक है। अब होगा क्या, हाउ द इनसाइडर ट्रेडिंग गोज, अगर कंपनी कह रही है, लेट्स से रिलायंस कंपनी है और वो एक बहुत बड़ी जापानीज कंपनी के साथ मर्जर करने वाली है, ये न्यूज अगर मार्केट में आएगी तो बताओ शेयर प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी ये न्यूज मार्केट में नहीं आई है और आज रिलायंस का एक शेयर 100 रुपए का बिक रहा है, ठीक है। आप कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं, आपसे डिस्कस किया, डायरेक्टर ने बुलाया आपको कि हम सोच रहे हैं बड़ा अच्छा ऑफर है, ये किया जाए, आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल करो, और हाँ आपने कहा मनी मन हमने भी सोच लिया क्या करना है। आप वहां से बाहर निकले और आपने अपने सारे दोस्तों रिश्तेदारों से कह दिया जितना मार्केट में स्टॉक है खरीद लो, सारा आपने 100 रुपए पे खरीद लिया, ठीक है। उसके बाद जैसा हुआ, मर्जर हुआ और मर्जर की अनाउंसमेंट हुई। आपको पता है सेबी ने ऐसे तक के रूल बनाए हैं कि बोर्ड मीटिंग होने के आधे घंटे के अंदर डिस्क्लोज करो। कंपनी लॉ में कई जगह ऐसे लिखा है, जैसे ही मीटिंग हुई उसके आधे घंटे के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करो कि बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ। ये पता है क्यों होता है, कि जल्दी से जल्दी मार्केट में लाओ वरना इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगी। हाफ एन आवर का मतलब समझे, बोर्ड मीटिंग खत्म हुई, आधे घंटे के अंदर यू हैव टू इंटीमेट टू द स्टॉक एक्सचेंज। ये लिस्टेड कंपनी का रूल है कि इतनी जल्दी इन्फॉर्म कर दो। स्टॉक एक्सचेंज को बताने का मतलब पब्लिक में बता दिया, तो कह रहे जल्दी से जल्दी बताओ इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो जाए। लेकिन जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग करनी है वो मीटिंग खत्म होने का वेट थोड़ी करेगा, वो तो पहले फोन लेके बैठा है मीटिंग में, समझ में आया, जहां उसको दिख रहा है अब फोन लेके मीटिंग, हम आइडिया बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, आप मीटिंग फोन लेके बैठे हैं, आपने जहां देखा प्रपोजल हाँ की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, फटाक से आपने मैसेज कर दिया कि बाय। अब 100 रुपए पे आपने पूरा स्टॉक खरीद लिया। वही हुआ, मर्जर हुआ, जैसे ही न्यूज मार्केट में आई शेयर की वैल्यू बढ़ गई और वो 100 रुपए का शेयर 500 हो गया। जैसे ही 500 हुआ आपने एक सेल ऑर्डर डाल दिया, 400 रुपए एक शेयर पे कमाए, और सोचो कितने शेयर ले लिया आपने, तो जितना आप शायद 10-15 साल की सैलरी में ना कमा पाए, ठीक है। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनाल्टी बहुत हैवी है, ठीक है। और जब इनसाइडर ट्रेडिंग आपको पढ़ाएंगे तब आप देखना सेबी ने इतने प्रोटेक्शंस लगा रखे हैं, दूर दूर के बंदे को इनसाइडर माना है, दूर दूर के बंदे को, कि इवन आपकी जो कंपनी का जो गेटकीपर है, हाँ, अगर आप कंपनी के इनसाइडर हैं, कंपनी सेक्रेटरी, और आप अपने दोस्त से रोज मिलते हैं, वो भी इनसाइडर हो गया। फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन अगर आप करते हैं, शाम को चाय पे बैठते हैं रोज, ठीक है, तो सभी ये कहता है अगर तुम चाय पे बैठते हो तो तुम कंपनी की बात तो करोगे पक्का, तो वो भी इनसाइडर मान लिया जाएगा। सो इतनी हैवी रेगुलेशंस बनाई है इनसाइडर ट्रेडिंग, उसके बाद भी सबसे ज्यादा इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। सो दिस इज द थिंग, सेबी बन गया, सब बन गया, लेकिन कहीं से भी हमारे देश में फ्रॉड कम नहीं हो रहे हैं, लॉ बनते जा रहे हैं बस, ठीक है। और ये जिम्मेदारी आपको दी गई है, फ्रॉड बढ़ाने की नहीं, रोकने की। हाँ चलो, इंस्टीट्यूट ने कहा है आपको रोकना है सारे फ्रॉड को, इसीलिए सारे फ्रॉड पढ़ाने के बाद लास्ट में वो कह देते हैं प्रोटेक्शन करना आपको है, ठीक है। लेकिन बच्चों को क्या समझ में आ जाता है, फर्स्ट पार्ट, है ना। तो देखो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सेबी बना दिया। बिफोर फॉर्मेशन ऑफ सेबी, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू वाज रिस्पांसिबल फॉर रेगुलेटिंग द कैपिटल मार्केट। अब अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो हमारे सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेटर ने, ये सब थ्योरी तो छोड़ना, यहाँ पे आ जाओ, ये मार्क कर लो, हमारे सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ये 4 एक्ट बेसिकली हैं, ये दिया है बुक में, मार्क करो, देखो कौन कौन से हैं। ये चारों वैसे पूरे के पूरे एक्ट आपके कोर्स में है। सेबी एक्ट आपके कोर्स में है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट आपके कोर्स में है, डिपॉजिटरी है क्या है, कंपनीज एक्ट नहीं है, पूरी 1200 पन्ने की किताब है ना, पूरा कंपनीज एक्ट है। तो ये 4 बेसिकली एक्ट है जो सिक्योरिटीज मार्केट पे लगते हैं। सेबी एक्ट है टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड डेवलप एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। पूरी सिक्योरिटीज मार्केट में सेबी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, कुछ भी होना हो, मेन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सेबी की।
और सेबी का मेन काम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। देन स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये भी आपके कोर्स में है। डिपॉजिटरी के बारे में आप जानते हैं, डीमैट अकाउंट या इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स के ट्रांसफर के लिए बनाया है, और बाकी तो कंपनीज एक्ट तो आप जानते ही हैं, है ना, ठीक है। तो ये 4 एक्ट हैं जो हमारे सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल करेंगे। एनी डाउट? क्वेश्चन समझ गए इसका क्या आ सकता है? ये आएगा डायरेक्टली, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटीज मार्केट। अब अगर डायरेक्टली क्वेश्चन यही आ गया, व्हाट इज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटीज मार्केट, आते ये चारों आपको थे, लेकिन ये नहीं पता था ये चारों को इसके अंदर लिखना है। समझ आया? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब क्या पूछ रहा है, लॉ कौन कौन से लगे, तो ये 4 पॉइंट्स लिखने होंगे। चलिए नेक्स्ट आइए, यही इन्हीं का डिस्क्रिप्शन है, इनका डिस्क्रिप्शन यहां से मत करिएगा क्योंकि इनके चैप्टर्स हैं पूरे पूरे। कैपिटल मार्केट में आ जाओ। अब देखिए कैपिटल मार्केट में 3 मेन पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन कौन से? इशुअर ऑफ सिक्योरिटी, इन्वेस्टर एंड इंटरमीडिएट। इशुअर ऑफ सिक्योरिटी कौन हुआ? कंपनी। इन्वेस्टर कौन हुआ? हम लोग जो पैसा लगा रहे। और इंटरमीडिएट कौन हुए? हाँ, ब्रोकर्स हो गए या मर्चेंट बैंकर्स एंड ऑल हो गए, ठीक है। तो देखो इशुअर में कह रहे हैं, दीज आर द एंटिटीज इन द कॉर्पोरेट फील्ड दैट रेज फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन द मार्केट। इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? दे आर द वन हु कीप द मार्केट एक्टिव, एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स आर द पीपल हु एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन इशुअर्स एंड द इन्वेस्टर्स। यहां तक बताइए कोई डाउट? पक्का? अब यहां से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अभी तक भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी तक जो था वो कहीं ना कहीं आपने सुना है, मतलब थोड़ी वैसी चीजें थी कि आपको पता था, आ सकता है एग्जाम में। आई विल नॉट से एग्जाम में नहीं आ सकता, कोई भी एक सिंगल लाइन दे देंगे इलैबोरेट करने को, ओके। अब जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो न्यू है, इनके बारे में आपने नहीं सुना होगा। दीज आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अभी तक जो पढ़ा उसको क्रॉस तो नहीं कर दिया, पन्ने तो नहीं हटा के फेंक दिए कि बेकार था अभी तक। पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट में सबसे पहले आते हैं QIB। किसी ने नाम सुना इनका? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, QIB। देखिए क्या होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, हम आपको इनका फीचर बताएंगे, आप बताना ये कौन होते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या होते हैं? ये अलग अलग लोगों से, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड इज अ टाइप ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब ध्यान से समझना, अभी तक आपको लग रहा है ये काम सिर्फ म्यूचुअल फंड का है। हमको एक बात बताओ, बैंक क्या करते हैं? आप जो पैसा बैंक में जमा करते हो सेविंग्स के फॉर्म में, ठीक है, या FD के फॉर्म में, बैंक क्या करता है? रखे रहता है, लोन्स के फॉर्म में दे देता है। यानी वो अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा कर रहा है, फंड बना रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? हम लोग से प्रीमियम लेती है, फिर क्या करती है? प्रीमियम का इन्वेस्ट करती है, और फिर जब क्लेम आता है तब पैसा देती है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड सुना है? PF। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है बताओ? सैलरी से एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट होता है, फंड कलेक्ट होता है, फिर वो प्रोविडेंट फंड वाले उस फंड को क्या करते हैं? रख के थोड़ी रहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए ये सब सारे ही लोग क्या कर रहे हैं? ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं और उसको आगे इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, हमने आपको बताया था प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। हाँ, जब कंपनी को पैसा रेस करना है, ध्यान से समझना, कंपनी को पैसा रेस करना है तो उसके पास एक ऑप्शन ये था IPO निकालना। मतलब उसने क्या किया, सारे लोगों को ऑफर दिया, फिर IPO निकला, अलॉटमेंट हुई और पूरा प्रोसेस हुआ। दूसरा उसने क्या किया, उसने ऑफर ही दिया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बताओ ज्यादा शेयर्स लेंगे या कम लेंगे? ज्यादा, ठीक है, बल्क में लेंगे। तो कंपनी ने इन्हीं को ऑफर दिया, इन्हीं ने एक्सेप्ट किया, इन्हीं को अलॉटमेंट मिल गई, इन्होंने पैसा दे दिया। ये क्या हुआ? बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट। दिस इज नथिंग बट द प्राइवेट प्लेसमेंट। आप समझना हम लिंकिंग कैसे करा रहे हैं। एक ऑप्शन ये था हमने आप सबको ऑफर दिया, और एक ऑप्शन ये था कि कंपनी ने सिर्फ हमको ऑफर दिया, मेरे पास आप सबका पैसा इकट्ठा है। हम कौन है? म्यूचुअल फंड लेट से, ठीक है। कंपनी ने हमको ऑफर दिया, हमने एक्सेप्ट किया, हमें अलॉटमेंट हो गया, हमने कंपनी को पैसा दे दिया। यही तो प्राइवेट प्लेसमेंट था।
और ये तरीका पैसा रेज करने का बेटर है एज कंपेयर टू आईपीओ। बेटर इसलिए क्योंकि जल्दी हो जाता है, खर्चा भी कम हो जाता है। ठीक है, ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को की जाती है, इसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कहा जाता है, QIP, एंड दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस। तो एक तरीका हुआ IPO, FPO, और एक तरीका हुआ QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिसमें ऑफर सिर्फ और सिर्फ किसको दिया जाता है, QIBs को। ठीक है, समझ में आई पूरी बात कैसे हुआ? हाँ बेटा, हाँ हाँ एब्सोल्युटली। ऑफर फॉर सेल की बात बता रहे हो? हाँ, नहीं 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 नहीं, ये ऑफर फॉर सेल ही हुआ, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है ये शेयर नहीं देते हैं, तो यूनिट्स बांटते हैं अपनी, ये शेयर थोड़ी दे रहे हैं। एग्जैक्टली exactly, ये तो भाई इन्होंने ऐसा नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने शेयर लिया और फिर लोगों को दे दिया। म्यूचुअल फंड कंपनी तो शेयर, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर अपने नाम पे लेती है और लोगों को यूनिट्स बांटती है। पीपल आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विद कहाँ इन्वेस्टमेंट है। मोर ओवर, क्या लोगों को वोटिंग राइट्स मिलते हैं कंपनी में? नो, वो सब तो म्यूचुअल फंड कंपनी लिए हुए। तो दिस इज नॉट ऑफर फॉर सेल, ये वो नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन हुए? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स आर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन who buy the shares of a company on a large scale। अब जब कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट करना होता है तो वो सीधे किसको पकड़ लेती है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को पकड़ लो। QIBs आर दोज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब शब्द का मतलब समझो क्या हुआ, इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं है ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, हु जनरली परसीव टू पोजेस एक्सपर्टाइज एंड फाइनेंशियल प्रोफिशिएंसी टू इवैल्यूएट एंड इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास एक्सपर्टाइज है, ये लोगों का पैसा लेते हैं, अपने एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस के हिसाब से वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और नीचे, हाँ बेटा, हाँ और क्या, बिल्कुल, क्योंकि हमें मतलब उनको क्लेम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है इनको लॉस से ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, मतलब फायदे ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये सोच समझ के ही लगाते हैं। पहली चीज तो समझो ना, ये हाईली रिस्की में लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन पैसा अपने पास रखेंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो इनको इन्वेस्ट करना होगा। तो जितना भी पैसा बैंक को भी हम लोग देते हैं, ये किसी ना किसी को लोन बांटते हैं, प्रोविडेंट वाले फंड वाले कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो ज्यादातर दे इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिल जाएगा और सेफ्टी की सेफ्टी भी रहेगी, रिस्की में लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, नीचे देखिए इन्होंने एक लिस्ट दी है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना। एज पर रेगुलेशन 21SS ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ICDR रेगुलेशन, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कंप्राइजेस ऑफ, अब देखो ये पूरी लिस्ट है, जरा देखो किसके किसके नाम आ रहे हैं। सबसे पहले ही कौन लिखा है? म्यूचुअल फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, बैंक भी यही होते हैं। फिर देखो इंश्योरेंस कंपनी दिखेगी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, ये सब के सब क्या कहलाए जाते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो ये बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं मार्केट के, दे आर कंसिडर्ड एज QIBs। समझ आ गया इनका कॉन्सेप्ट? पक्का? तो वी कैन से म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, फाइन, चलो यहां पे इसको स्टॉप करेंगे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, देखिए हमने आपको उस दिन बताया था ना, वहां नहीं दिया था, कहां पढ़ा था बताओ? इंटरमीडियरीज में। ठीक है, वो यहां डिटेल में दिया हुआ है। ओके, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे टेकअप करेंगे। चलिए।